हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज हम लोग फुल रिव्यू करने वाले हैं जहां तक आज हमने पढ़ लिया है। रिव्यू मतलब रिवीजन, और ये जो रिवीजन है वो बहुत ख़ास है क्योंकि स्टैफ बैक्टीरिया जो है उसको शुरू करने से पहले तक जितना भी हमने पढ़ लिया है वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपका तगड़ा रिवीजन भी होने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप वर्टस बायोमेडिसिन चैनल को। दिस इज़ वर्टस बायोमेडिसिन प्रेजेंट्स प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस। दिस इज़ अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बाय मी सौरभ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी एग्ज़ाम की, बीएसएफ और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फॉर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं जिनमें से अभी हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप चिंता मत कीजिए, 1 से 2 महीने में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, इंक्लूडिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड रीजनिंग। ठीक है, मेरी पूरी टीम इसी में लगी पड़ी है, आपका सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू का पूरा ओवरऑल रिव्यू कि आज तक हमने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल्स के बारे में पढ़ा था हमने कि बायोसेफ्टी लेवल्स जो होते हैं ये किसके होते हैं, ये होते हैं लैब्स के। ठीक है, अलग अलग लैब्स के अलग अलग बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1 की लैब होती है, बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब होती है, बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब होती है और बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब होती है। जो बायोसेफ्टी लेवल 1 की लैब होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री बैक्टीरियाज़ के साथ डीलिंग होती है। ये एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए होता है या फिर ये जो नॉर्मल कल्चर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड टेक्नोलॉजी के कल्चर्स करते हैं, वहाँ पर ये वाली लैब्स यूज़ होती हैं और यहाँ पर कोई ज़्यादा भारी भरकम बैक्टीरिया या फिर कोई फेटल बैक्टीरिया के साथ डीलिंग नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया यहाँ पर डील होते हैं बैसिलस सबटिलिस एंड माइकोबैक्टीरियम गॉर्डनी, सॉयल माइक्रोब्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ना कि एग्रीकल्चर के लिए, तो सॉयल माइक्रोब्स यहाँ पर डील किए जाते हैं। प्रिकॉशन, ये सारा यहाँ पर प्रिकॉशन लिख के दे रखा है। ठीक है, लेवल 2 बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब जो होती है वो मॉडरेट बैक्टीरियाज़ के साथ डील होता है। वो कॉमन पैथोजेंस जो होते हैं, ह्यूमन पैथोजेंस, जो पैथोजन क्या होता है, पैथोजन होता है जो बीमारी कॉज करता है, जो ह्यूमंस को बीमारी कॉज करता है वो वाले बैक्टीरिया यहाँ पे डील होते हैं। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, साल्मोनेला, HIV, HBV एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये बैक्टीरियाज भी खतरनाक होते हैं, पर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होते। इनमें थोड़े खतरनाक बैक्टीरिया आ जाते हैं। HIV फॉर एग्जांपल ये फेटैलिटी कॉज कर सकता है। फेटैलिटी का मतलब होता है मौत दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे प्रिकॉशन क्या क्या यूज़ होते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब में। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स BSc 1, 2 और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऑटोक्लेव मस्ट बी अवेलेबल, लिमिटेड एक्सेस। मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लैब्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, अगर आपने जहाँ पर BSc MLT कर रखी है या फिर MBBS कर रहे हो, ठीक है, BSc MLT जहाँ पर कर रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल MBBS कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, मैक्सिमम जगह पर इसी कैटेगरी की लैब आती है। मॉडरेट लेवल ऑफ बैक्टीरियाज और वायरसेस से डील होता है। ई कोलाई, साल्मोनेला, HIV एंड HBV, इन्फ्लुएंजा वगैरह वायरसेस से डील होता है। नंबर 3, ये थोड़ी हाईफाई लैब होती है। ठीक है, ये हाईफाई लैब होती है, ये PhD वगैरह जो स्टूडेंट्स करते हैं उनमें ये ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, those that may cause serious lethal disease via inhalation effect and treatment is available। ठीक है, हाई, ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई लेवल की लैब है, पर इसमें जो बैक्टीरिया के साथ डील होता है वो बैक्टीरियाज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इसमें जो फोर्थ बायोसेफ्टी लेवल 4 की जो लैब है, इसमें जो हम बैक्टीरिया से डील करते हैं उसका कोई वैक्सीन और कोई थेरेपी, कोई इलाज आज तक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लैब होती है। ये जब मतलब अनफॉर्चुनेट पेंडेमिक्स होते हैं तब ये लैब बनाई जाती है स्पेशली। और यहाँ पर ये जो लैब है इसमें स्पेशल बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ किए जाते हैं। क्लास 3 लेवल के बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
इन दोनों में हालांकि सेम तरह के बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ किए जाते हैं, पर यहाँ पर तीसरे और चौथे वाले में यहाँ पर ख़तरनाक तरीके की प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, ख़तरनाक तरीके के प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको दिखा, ये पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, फास्ट रिवाइज करेंगे और यहाँ पर आगे चल के हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितने मिनट हो गए वीडियो शुरू हुए को? वीडियो को हम छोटे से छोटा रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखेंगे ताकि आपको दिक्कत हो कम और समझ आए ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे क्या बात कर रहे हैं, CDC एंड प्रिवेंशन क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। यहाँ पर ये कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट जो है किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हाई रिस्क कैटेगरी, सेकंड हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी, थर्ड हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीपा वायरस और हांता वायरस वगैरह दे रखे हैं थर्ड हाईएस्ट में। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट में दे रखे हैं मॉडरेट इलनेस और लो डेथ रेट वाले दे रखे हैं। ब्रूसेल्ला हो गया, साल्मोनेला हो गया, शिगेला हो गया। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं आपको। और हाईएस्ट कैटेगरी में दे रखा है हाई मोर्टेलिटी रेट, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं इन बीमारियों से, उनमें है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस से बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, ये कोई दो राय की बात नहीं है। यर्सीनिया पेस्टिस, इसी ने तो प्लेग फैलाया था। प्लेग से लाखों लोग गांव के गांव उजड़ जाते थे, इतनी खतरनाक बीमारी थी यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलाई गई प्लेग। ठीक है, ये रेड फ्ली के अंदर होता है। और फ्रांसिसेला ट्यूलारेंसिस, ये भी खतरनाक बीमारी कॉज करता है। और यहाँ पर कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, बोटुलिज्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल और भी हम अगर डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, पर एक सेकेंड। चलो फास्ट आगे। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, बायोसेफ्टी लेवल कैबिनेट 1, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 2, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 3। ठीक है, आपको सीधा पिक्चर दिखा देते हैं, कोई बकवास नहीं करनी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा पिक्चर दिखा दी जाएगी। बायोसेफ्टी लेवल कैबिनेट 1, ये 1 है, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 1 है। इसमें एक हैपा फिल्टर होता है। हैपा क्या होता है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ये फ़िल्टर है। उसके बाद हमारे पास ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ठीक है, लेवल 3, और ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 2। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ओपन फ्रंट, ये जो पहला नाम है, पहले वाला नाम है बायोसेफ्टी कैबिनेट 1 है, उसको हम बोलते हैं ओपन फ्रंट। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं? लेमिनार एयर फ्लो। तीसरे को बोलते हैं हम कंप्लीट एनक्लोज। ठीक है, आगे भी मैंने इनके नाम लिख रखे हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 2, ये क्या है? लेमिनार एयर फ्लो, और इसमें 2 हैपा फिल्टर हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 3, ये क्या है? कंप्लीट एनक्लोज्ड, इसमें भी 2 हैपा फिल्टर हैं। ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 1, इसमें 1 हैपा फिल्टर है। हैपा फिल्टर मतलब क्या है, आप देख लीजिए ध्यान से। हैपा फिल्टर होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिक्यूलेट एयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास ये होता है हैपा फिल्टर। ठीक है, आगे हम लोगों ने स्टरलाइजेशन की बात की थी। तो स्टरलाइजेशन की बात की थी तो हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ा देने से स्टरलाइज होता है, फिल्ट्रेशन से भी स्टरलाइजेशन हो जाता है, रेडिएशन से भी स्टरलाइजेशन हो जाता है, केमिकल से भी कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गैसेस। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमने देखी थी। 5 चीज़ों के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेचर के साथ स्टीम एंड प्रेशर, ये क्या है? ऑटोक्लेव है। 15 पाउंड 15 मिनट 121 डिग्री सेल्सियस पे स्पोर भी किल हो जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग नॉट रिलायबल, बॉइलिंग जो है वो रिलायबल नहीं है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो घर में, तो हम लोग सबसे पहले बॉयल कर लेते हैं। तो याद रखना चाहिए कि बॉयल करने के बाद भी सारे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, और स्पोर्स तो बिल्कुल भी नहीं मरते। ठीक है, पास्चराइजेशन, जिससे हम दूध का प्रोटेक्शन करते हैं, यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, देखो लिखा गया है फूड बोर्न पैथोजन को मार देता है, ये स्टरलाइज नहीं करता अगेन।
और इसमें टेम्परेचर यूज़ होता है, ये MCQ में पूछा जा सकता है, 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड तक, ठीक है। हॉट एयर स्टरलाइजेशन, हॉट एयर अवन जो होते हैं हमारे पास, वो हॉट एयर स्टरलाइजेशन करते हैं। यूज्ड व्हेन स्टीम में डैमेज और फेल टू पेनिट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे ये टाइम जो है, ये जो हॉट एयर स्टरलाइजेशन का है, स्पोर्स किल करने हो तो हॉट एयर ओवन में कितना टाइम रखना पड़ेगा? स्पोर्स किल करने के लिए 2 घंटे 170 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा। इंसिनरेशन मतलब भट्टी में जाके डाल दो, भट्टी में आग जल रही होगी, भट्टी में जाके सारा कुछ डाल दो, वहाँ पर जल के खाक हो जाएगा, सीधा इंसिनरेशन, सीधा हिसाब। ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होता है, जो भी हमारे पास येलो रेड डस्टबिन में होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सीधा इंसिनरेटर में जाके डंप कर देते हैं। वहाँ से जो चिमनी धुआं फेंकती है बाहर, और उस धुएं को भी क्या कर देते हैं हम लोग, फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर कर देते हैं, तो धुआं भी जो है एकदम प्योर होके बाहर जाता है। तो यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं बच जाता, ठीक है। फिल्ट्रेशन से हम लोग करते थे, तो फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, यूज्ड टू स्टरलाइज लिक्विड दैट आर थर्मोलेबाइल लिक्विड। एक होता है थर्मोस्टेबल, मैंने बताया था, एक होता है थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल क्या होता है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ या घटाओ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थर्मोलेबाइल को क्या है, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया ब्रोथ है, यूरिया ब्रोथ को टेम्परेचर ज़्यादा कम दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वो यूरिया का कुछ और निकलने वाला था सर, यूरिया ब्रोथ का कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो यूरिया ब्रोथ का नहीं बनाना, ठीक है, तो इसलिए आप समझ रहे हो, तो आप टेम्परेचर एकदम बढ़िया से लेके चलना, ठीक है। जो हैपा फिल्टर है, हैपा एयर फिल्टर है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, फिल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है, पर वो रूम को फिल्टर करता है, रूम को स्टरलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं हम रेडिएशन के बारे में। यूवी लाइट जो है ये जो मैंने आपको बताया था बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स जो दिखाए थे, इसमें यूवी लाइट्स भी चला दी जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वो भी आप देख लेना, वो रेडिएशन किससे स्टरलाइजेशन करना होता है, केमिकल्स से बात की थी, तो पहले नंबर पे हम लोग ने बात की थी अल्कोहल की। तो अल्कोहल में आपको 2 अल्कोहल बताए थे, इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये भी जो अल्कोहल्स हैं वो स्पोर को किल नहीं करते, अगेन इसी को याद रखना है। क्लोरीन में आपको ब्लीच बताया था, NaOCl, हाइपोक्लोराइड ब्लीच, हाउस होल्ड में ये यूज़ होती है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट HIV एंड HBV। HIV और HBV का कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर खून या फिर ब्लड गिरा हुआ है, तो वहाँ पर आप हाइपोक्लोराइड डाल सकते हो, जो कि क्लोरीन से बना हुआ है, ठीक है। फॉर्मेलिन की बात करें तो ये तो फिक्सेटिव की तरह भी यूज़ होता है, बस स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं इससे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड 5 to 10% यूज़ फॉर प्रिजर्वेशन एंड फिक्स स्पेसिमन, ठीक है। स्पेसिमन को फिक्स करने के लिए करते हैं, क्योंकि स्पेसिमन में भी अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गया फालतू का, तो हमारे को स्पेसिमन में भी दिक्कत हो जाएगी। ये हिस्टोलॉजी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। बात आगे करते हैं, मैंने ये डिटेल में सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है सिर्फ। ब्रेन प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन, ये दिखाया कितनी अच्छी खतरनाक इमेज है ना। ये जो ब्रेन है उसको फॉर्मेलिन में रखा पड़ा है, ये ऊपर तक फॉर्मेलिन भर दिया गया है और बीच में ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। कितना खतरनाक लग रहा है, एक सेकेंड सॉरी। ये है हमारे पास, मैंने आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का डब्बा दिखाया था कि ये आप घर में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे PhD कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको ज़्यादा ज्ञान आ गया है दुनियादारी का, तो आप ये अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये भी हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लीन, ठीक है। और स्टरलाइजेशन और किस तरीके से हो सकता है केमिकल से, ग्लूटाराल्डिहाइड एक केमिकल है, ग्लूटाराल्डिहाइड जो है हमारे पास वो इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव सेल देन माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया जो है उसको नहीं मार सकता, बाकी सबको मार सकता है। माइक्रोबैक्टीरिया के लिए ये नहीं है, बाकी सबको ये मार देगा। माइक्रोबैक्टीरिया के लिए ग्लूटाराल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है, इनहेलेशन थेरेपी इक्विपमेंट, ये मैं आपको बता दिया था कि थेरेपी वाले इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। हाँ, इसके लिए आप ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ कर सकते हो, जो थेरेपी वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जो अंदर जाते हैं एंडोस्कोपी के लिए, ठीक है। और ये जो इसके मुंह पे लगा दिया है, ठीक है। अगर ये इसको खोल के किसी और पेशेंट के मुंह पे लगाना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टरलाइज करेंगे ग्लूटाराल्डिहाइड से, उसके बाद ही ये किसी और पेशेंट के अंदर या फिर मुंह में लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, क्या फ़ायदा। वो बेचारा ठीक होने आया था, टेस्ट कराने आया था, उल्टा ही उसको और ज़्यादा समझ रहे हो ना, बीमार करके भेज दिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, तो 3% सोल्यूशन
इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये जो 3% सोल्यूशन है H2O2 का, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। आयोडीन एंड आइडोफर्स, आइडोफर्स की बात करें तो ये आपको मैंने पूरा बताया था, ठीक है। लेस इरिटेटिंग है, नॉन स्टेनिंग है, मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जहाँ पे आपका जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड में अगर आप पेशेंट को देखते हो तो काफ़ी बार, इमरजेंसी के स्पेलिंग गलत लिख दे देगा, इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी में जो आपका जो पेशेंट आते हैं कभी कभी, उनके ना जहाँ पर वूंड्स होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, वूंड्स होते हैं, वहाँ पर आपको येलो काफ़ी सारा स्टेन दिख जाएगा। वो क्या होता है, वो बीटाडीन का स्टेन होता है। तो बीटाडीन का जो स्टेन होता है वो येलो हो जाता है। पर जो आइडोफोर्स हैं उनको आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेस इरिटेटिंग होता है और स्टेन नहीं करता, मतलब येलो नहीं दिखता उस लगाने के बाद, ठीक है, ज़्यादा देर तक। इफेक्टिव फॉर स्किन एंटीसेप्टिक, स्किन में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिनोलिक्स, हाँ ये काफ़ी सारे ना क्रीम्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। फिनोलिक्स की बात करें ये तो फिनॉल होते हैं, ठीक है। डोंट किल स्पोर, ये स्पोर को नहीं मारते। अदर डिसइंफेक्टेंट आर वैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस टू फिनॉल। अच्छा, फिनॉल कॉफिशेंट होता है कि यार किस में कितना फिनॉल है, किस में कितना है दम, ठीक है, तो किस में कितना है फिनॉल, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल कॉफिशेंट। तो फिनॉल कॉफिशेंट किस में कितना है दम, वो मेजर करता है कि कितना ज़्यादा स्टरलाइज कर सकता है, ठीक, पर स्पोर ये किल नहीं करते, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, ये बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनको मतलब फैक्ट्रीज़ में बहुत जगह बनाया जाता है और ये आपके घर में भेजे जाते हैं डब्बे में डाल के कि आप इसको क्लीन करो, अपने घर को क्लीन रखो, बैक्टीरिया मार दो, ये कर दो, फिनॉल, लाइजोल, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरिया, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर, मतलब अगेन ये स्पोर नहीं मार सकते, माइक्रोबैक्टीरिया और नॉन एनवेल्प्ड वायरसेस। किसको नहीं मार सकते, स्पोर को नहीं मार सकते, माइक्रोबैक्टीरिया को नहीं मार सकते, नॉन एनवेल्प्ड वायरस को नहीं मार सकते। माइक्रोबैक्टीरिया को एक और भाई साहब नहीं मार सकते थे, ग्लूटाल्डिहाइड भी नहीं मार सकता, और ये भी नहीं मार सकता माइक्रोबैक्टीरिया को। बात समझ में आ रही है क्या? यूज्ड टू डिसइंफेक्ट फ्लोर, वॉल एंड फर्नीचर। गैसेस, इथाइलिन ऑक्साइड, जो इथाइलिन ऑक्साइड है हमारे पास, इथाइलिन ऑक्साइड, ETO भी बोलते हैं इसको, याद है, इसी जन्म में पढ़ा है बेटा, ETO याद रखा करो यार तुम लोग, ठीक है। तो जो हमारे पास है, जो ये देखो, हाँ, इथिलीन ऑक्साइड widely used in the hospital to sterilize material that can't withstand the steam। तो जो ETO है वो किस लिए यूज़ करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेशन के बाद यूज़ नहीं की जा सकती। एक रील भी बहुत वायरल हो रही थी ना कि आप OT टेक्नीशियन हो और आपका फर्स्ट डे है OT में, तो आपने क्या किया कि एक ना डॉक्टर से गलती से जो है जो सीज़र है वो नीचे गिर गई, तो आपने वही सीज़र उठा के फिर से वहाँ पे टेबल पे रख दी, तो डॉक्टर ने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया। वैसी वाली रील एक वायरल हो रही थी, ठीक है, काफ़ी फ़नी रील है, ऐसे मैं बता रहा हूँ तो फ़नी नहीं लग रहा, लेकिन उस रील में क्या शो किया जा रहा था कि एक बार कोई चीज़ आप डिसइंफेक्ट कर देते हो तो उसको दोबारा OT में यूज़ नहीं किया जाता, कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा आपको प्रिकॉशन रख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो OT में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। तो OT में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप डायरेक्टली ऑटोक्लेव में डाल के स्टरलाइज़ नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उसको आप क्या करते हो, ETO में स्टरलाइज़ कर देते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? अब इथाइलिन जो ETO है उसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं भैया, वो देख लो। ETO ये है, इथिलीन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, EO बनता है, इथिलीन ऑक्साइड बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल, इससे बनाते हैं हम फिर, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, ये क्रूड इथिलीन ऑक्साइड होता है, उसके बाद इसको प्योरीफाई करके प्योरीफाइड इथिलीन ऑक्साइड बनाते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल से और 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, DEG, MEG एंड TEG। तो ये सारे जो हैं वो आगे हाउस होल्ड की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में काम आता है। ये देखो सर्फ एक्सेल, टाइड वगैरह बनाने में काम आता है, और ये देखो ये क्लेंजर्स बनाने में काम आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? इथिलीन ऑक्साइड का ये सारा एकदम, और इथिलीन ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रौला भी है ना दुनिया में। ये जो इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा ही अगर साइंस लविंग स्टूडेंट होगा तो वो ये देख लेगा। और इथिलीन ऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है दुनिया में, उसके बारे में बताते हैं आपको। पर उससे पहले ये देख लीजिए इथिलीन ऑक्साइड्स के कितने प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एंटी फ्रीज भी बनता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्फ एक्सेल वगैरह भी बनता है, टाइड वगैरह भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। ये रहा
क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स, इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं और ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये सारे यूज़ हो सकते हैं किसमें, क्लेंजिंग एजेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और ये यूज़ होते भी हैं, ठीक है। आपको इतना सारा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार आँखों के सामने से गुजार देना चाहता हूँ क्योंकि आप याद रखो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडोफोर्स, जो आयोडोफोर्स होते हैं वहाँ पर ये देखो डिसइंफेक्शन के लिए आयोडोफोर्स यूज़ होते हैं। ये देखो आयोडीन डिसइंफेक्टेंट स्वैब, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये जो है इसमें डिप करके वो पेशेंट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये देखो ये एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप जो है ये किसी के अंदर डाले तो आप इसको ग्लूटाराल्डिहाइड से फिर क्या करोगे, स्टरलाइज करोगे। ग्लूटाराल्डिहाइड से स्टरलाइज करने के बाद दोबारा किसी के अंदर डालोगे, नहीं तो ऐसे ही सबके अंदर डालते गए तो इन्फेक्शन इधर से उधर चला जाएगा। तो इसलिए एक जगह डालते हो तो उसको बाद उसको स्टरलाइज करके धो धा के ही दूसरी जगह पे डालना होता है, ठीक है। बिना प्रोटेक्शन के दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आपको प्रिकॉशन बरतना पड़ता है ग्लूटाराल्डिहाइड डाल के, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल जो टॉक्सिन्स हैं वो दो तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एक होते हैं एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने निमोनिक, आपको निमोनिक नहीं, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मेरे बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, इतना बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना कि एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। एन से एंडो, एन से नेगेटिव, एन से एंडो, एन से नेगेटिव, ठीक है। बात समझ आ रही क्या, हाँ समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अरे भैया ऐसा मत करो ना यार, हाँ दूसरी मैंने ट्रिक बताई थी कि लोकेशन क्या है, विद इन और विदाउट, विद इन और विदाउट लोकेशन इन सेल, मतलब इसकी सेल में लोकेशन क्या होगी, ठीक है, और इसकी सेल में लोकेशन क्या होगी। जो एंडोटॉक्सिन है, एंडो मतलब पता है ना कि सेल के अंदर ही बनने वाला है यार, एंडो पता है सेल के अंदर यार, एंडो मतलब यार इतनी तो इंग्लिश आती होगी ना, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। कमेंट में लिख के बताओ अगर इंग्लिश आती है अच्छे से कि नहीं, ठीक है। अगर इंग्लिश आती है, अगर हिंदी में चाहिए तो भैया हिंदी वाले भी बता देना यार प्लीज़, ठीक है। उसके लिए भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीम बहुत है अपने पास, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन प्रोटीन, इसका मैंने छोटा सा आपको निमोनिक बताया था, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। और लिपोसेक्राइड्स, लिपोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। इफेक्ट क्या है, सिस्टेमिक, ब्लड में सीधा, ठीक है। जो एक्सोटॉक्सिन है उसका जो है इफेक्ट क्या होता है, ब्लड में, क्योंकि सीधा जो बैक्टीरिया है वो बाहर ब्लड में फेंक देता है चीज़ें, कोई भी एक्सो मतलब बाहर, और जो बैक्टीरिया है कुछ भी बनाता है वो ब्लड में फेंक देता है चीज़ें, ब्लड वेसल में जाके ये पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। तो जो एंडोटॉक्सिन है जो बैक्टीरिया के अंदर ही बनता है, बैक्टीरिया के अंदर अगर एंडोटॉक्सिन बना तो वो लोकल एरिया में ही इफेक्ट करेगा ना यार, ज़्यादा थोड़ी करेगा, क्योंकि एक्सो वाले में तो एक्सो मतलब बाहर, बैक्टीरिया ने बना के अपने बाहर फेंक दिया तो वो ब्लड में ही जाएगा ना भैया, ब्लड में जाएगा तो ज़्यादा फैलेगा। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी, हाई है, क्योंकि ज़्यादा फैल गया तो टॉक्सिसिटी हाई है, और इसकी क्या है, टॉक्सिसिटी लो है। स्टेबिलिटी ऑफ हीट में कितना स्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल और ये क्या है स्टेबल, क्योंकि अरे भैया ये देखो जो एंडो है ये अंदर बन रहा है, बात समझ में आ रही है क्या। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि ये एंडो है, अंदर है, ठीक है, अंदर है। जो चीज़ अंदर होती है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, क्या ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी अगर अंदर होगी तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा हीट से, ठीक है। तो एंटीजेंसिटी इसकी हाई होती है भैया, ये भी बात समझ लो कि बाहर चला गया, अगर कोई बाहर चला गया तो उसको लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है क्या, उसको ज़िंदगी जीने का तौर तरीका आ जाता है क्या। इसको बिल्कुल जो एक्सो है वो बाहर है, उसको लड़ने की क्षमता आ गई और वो उसको सारा चीज़ें आ गई हैं, मतलब उसको सारी चीज़ें आ गई, बाहर वालों को पहचानना आ गया। तो एंटीजेंसिटी क्या होता है, एंटीजेंसिटी वही तो होती है प्रॉपर्टी, ये हाई है क्या, हाई है। जो अंदर ही घर के अंदर ही रह गया उसकी एंटीजेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, लो है क्या, लो है। जो बाहर निकल गया वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है क्या, अनस्टेबल हो जाता है। जो अंदर रह गया वो स्टेबल रह जाता है क्या, स्टेबल रह जाता है। समझ में आ रही है क्या बात है। स्टिमुलेट्स एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन, एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन सिमुलेट कर देता है क्या, यस। अगर कोई बाहर गया अनस्टेबल हुआ तभी तो उसने कमाना शुरू किया ना, यस कमाना शुरू किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसने क्या शुरू किया, नहीं किया। उसके बाद कन्वर्टेड टू टॉक्साइड, टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर बाहर गया कमाना शुरू हुआ तो वैल्यूएबल बना क्या, वैल्यूएबल बन गया। ये बना क्या, नहीं बना।
ठीक है। ये स्टेबल, अच्छा ये घर में रह गया तो स्टेबल तो रह गया, ये घर में रह गया स्टेबल तो रह गया, ये घर में रह गया स्टेबल तो रह गया, दुनिया के लिए टॉक्सिक भी कम है। पर एंटीजेंसिटी आई क्या? नहीं आई। एंटीजेंसिटी आई क्या? नहीं आई। ये कुछ वैल्यूएबल बना क्या? नहीं बना, कुछ वैल्यूएबल नहीं बना। पर इसमें तो जो एक्सोटॉक्सिन है जो बाहर निकल गया, उसने अपनी वैक्सीन भी बना ली, टॉक्सॉइड भी बना लिए। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा लग रहा है पढ़ने का तरीका तो प्लीज़ कंसिडर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो, मतलब यार समझा करो ना, उनको भी फ़ायदा उठाने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। एक टीचर थे, वो बोलते थे सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अनोखी बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात कि खर्चन से ये बढ़त है बिन खर्चे घट जात। और कैसा लगा सुन के? खर्चन से ये बढ़त है बिन खर्चे घट जात। क्यों? क्योंकि यार जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, फॉर एग्जांपल किसी को आप कोई चीज़ बताते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक घर करके बैठती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, खर्चन से ये बढ़त है बिन खर्चे घट जात। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? स्पेसिमन कलेक्शन गाइडलाइंस, ये स्पेसिमन कैसे कलेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता रखा था। ये सिंपल बातें हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये बहुत कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। और हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये बायो हज़ार्ड का सिंबल है और ये दुनिया में आपको कहीं भी मिले तो आपको देखना है कि उस जगह से थोड़ा सावधानी से निकलना है, क्योंकि ये है बायो हज़ार्ड सिग्नल। ठीक है, ये है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, FNAC, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वाली मशीन लगा के उसके अंदर निडल घुसा के आप देखते हो कि कहाँ पर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो रहा है, वहाँ से आप मटेरियल निकालते हो सिरिंज में, और ये सिरिंज के मटेरियल को आप स्लाइड बनाते हो, स्लाइड बना के यहाँ पर स्टेन करते हो, स्टेन करके आप देखते हो ये कैंसर है कि नहीं। ऐसे ये इंटेस्टीन है, ये है आदमी का शरीर, आदमी के शरीर की ये है हमारी फूड पाइप है। उसके बाद फूड पाइप गई हमारे स्टमक में, जब स्टमक में गई तो स्टमक के अंदर ये इस एरिया में क्या होता है, डिओडेनम जो होता है वो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। यहाँ से हमने क्या निकाला, टिश्यू रिमूव किया। ये भी हमारे पास क्या होता है, टिश्यू रिमूवल बायोप्सी होती है, ठीक है। और ये होता है स्वैब, ठीक है। ये सैम्पल्स कलेक्शन में था सारा, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ये जो स्वैब है, ये स्टिक है, ये शाफ्ट है, और ये क्या है एंड में, ये डेकरन मटेरियल है, ठीक है। आगे है हमारे पास स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन वगैरह की बात चल रही है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन की बात चल रही है। तो एनारोबिक, ये देखो मैंने सारे आपको एक साथ बता दिए थे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे रखने वाले सैंपल ये हैं सारे, ठीक है। स्पूटम, स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट, यूरिन एंड वायरसेस, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रखने वाले हैं। किन किन कंडीशन में नहीं रखना है उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि शिगेला का अगर केस हो तो शिगेला क्या मर जाता है ठंड से, बिल्कुल शिगेला ठंड में मर जाता है। शिगेला को ठंड लग जाएगी तो वो मर जाएगा, शिगेला को ठंड लग गई तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो शिगेला को ठंड नहीं लगवानी है, शिगेला को आपने रखना है फ्रिज के बाहर, ठीक है। उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखना है, ठीक है। किसमें, स्टूल में होता है ये मेनली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूरिन को रखना है पर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर वायरसेस वाले सैंपल हैं मेनली, इसको तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर वायरसेस के वाले सैंपल हैं इसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वायरस वैसे भी बेजान होते हैं, ठीक है, निरप्राण होते हैं, तो ये इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर 24 घंटे से ऊपर का डिले हो गया तो -70 में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमारे पास आगे ये निजेरिया था। हाँ निजेरिया, मैंने बार बार बताया है कि आपको कि ये ना निजेरिया पता क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की रानी है, ठीक है। इसको बहुत ही प्यार से रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी वाले निजेरिया को बहुत ही प्यार से रखते हैं। एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम विद चारकोल, इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं और जैमबैक प्लेट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर उन सारे मेथड्स को पढ़ के भी कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। CSF की बात करें तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है। बात समझ लीजिए, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी का। इसके साथ मिनिमम छेड़छाड़ करनी है। अगर एक बार निकल गया तो इसको फटाफट से उसको टेस्ट करने के लिए भेज देना है। इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। अगर टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा तो यहाँ पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है। अगेन CSF को फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। ऊपर वाले ये जो सैंपल्स हैं इनको फ्रिज में नहीं रखना और इनको फ्रिज से बाहर नहीं निकालना।
पर शिगेला है एक, जिसको ठंड लग गई तो वो मर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? मोटा मोटा पढ़ लो यार, ठीक है। और आगे हम लोग डिटेल्ड में और पढ़ने वाले हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस एक्चुअली बना लिए हैं, लेक्चर्स भी आपको अपलोड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो बस समरी टाइप है, ठीक है सबकी। हाँ, निजेरिया है माइक्रोबायोलॉजी की रानी। माइक्रोबायोलॉजी की रानी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत ही शानदार प्लेट्स में, जिनका नाम है जैम्बैक प्लेट्स। ठीक है, और ये हमारे पास एमीज चारकोल, ये सारा निजेरिया के लिए है। एमीज चारकोल मीडियम, ठीक है, ये भी निजेरिया के लिए है। ठीक है, और क्लेरी ब्लेयर, ये क्लेरी ब्लेयर किसके लिए है? ये रहा, स्टूल के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद फ्रेजाइल का आपको मैंने बताया था, बहुत सारा फ्रेजाइल का बताया था। एनारोब फ्रेजाइल होते हैं काफ़ी सारे, क्लामाइडिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बाकी निजेरिया तो है ही माइक्रोबायोलॉजी की रानी, आपको पता है, कमज़ोर कली, ठीक है, कमसन कली। तो इसको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से ही ट्रीट करना है। ये फ्रेजाइल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, साल्मोनेला शिगेला, ये भी शिगेला भी आपको पता लगी क्या होगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी जगह पे रख दिया तो ये मर जाता है। तो शिगेला क्या है, शिगेला भी क्या है, फ्रेजाइल में आता है। साल्मोनेला शिगेला स्ट्रेप्टो, साल्मोनेला शिगेला स्ट्रेप्टो, साल्मोनेला शिगेला स्ट्रेप्टो, आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, ऐसे याद करना है कि साल्मोनेला शिगेला स्ट्रेप्टो, निजेरिया तो है ही कमसन कली, उसके बाद में क्लैमाइडिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लैमाइडिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला शिगेला स्ट्रेप्टो, ये सारे क्या हैं हमारे पास, कमसन कमज़ोर कली हैं। ठीक है, स्पेसिमेन रिजेक्शन के कुछ क्राइटेरिया हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम में भी शायद ही कुछ पूछा जाए। तो ग्राम स्टेन के बारे में मैंने बताया था। ग्राम स्टेन में जो क्रिस्टल वॉयलेट है किससे चिपकता है, क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकता है, क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकता है, क्रिस्टल वॉयलेट चिपकता है हमारे पास किससे, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लिखा दिया था। क्रिस्टल वॉयलेट सीवी बोलती है कि मैं सिर्फ पेप्टिडोग्लिकन से ही जुड़ूंगी, सीवी बोलती है कि मैं सिर्फ पेप्टिडोग्लिकन से ही जुड़ूंगी, सीवी बोलती है कि मैं सिर्फ पेप्टिडोग्लिकन से जुड़ूंगी। तो यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, उसके बाद हमने क्या डाल दिया, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन डाल दिया। उसके बाद सैफरन रेड डाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राम स्टेन हो गई कंप्लीट। ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, पॉजिटिव पी से पॉजिटिव और पी से पेप्टिडोग्लिकन होता है। तो पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लाइकन, और क्रिस्टल वॉयलेट क्या बोलता है, मैं पी से जुड़ूंगा। तो ये कुल मिला के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, वायलेट। ठीक है, और जो वायलेट है उसको क्या बोलते हैं दुनिया वाले, पर्पल बोलते हैं। ठीक है, पी से पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लिकन, और पेप्टिडोग्लिकन से क्या जुड़ता है, क्रिस्टल वॉयलेट, और क्रिस्टल वॉयलेट को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, पर्पल कलर। ठीक है, तो हमारे पास आगे क्या है, ग्राम नेगेटिव। जो बचा वो ग्राम नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या, क्योंकि उसमें रेड डाई आती है। देखो मैं आपको फिर बता दूं, पी से पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लिकन, और क्रिस्टल वॉयलेट पेप्टिडोग्लिकन से जुड़ता है। पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लिकन, और पेप्टिडोग्लिकन जुड़ता है क्रिस्टल वॉयलेट से। तो क्रिस्टल वॉयलेट क्या बोलते हैं दुनिया वाले, पर्पल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ग्राम पॉजिटिव और पर्पल का पिछले जन्म का रिश्ता है क्या? ग्राम पॉजिटिव और पर्पल का पिछले जन्म का रिश्ता है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे डायग्राम्स बता दी थी। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ही ऊपर बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? ग्राम पॉजिटिव के ऊपर बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन है। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट है ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ही चिपक जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ऊपर से पर्पल कर देगा। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लिकन है तो वो अंदर की तरफ है, तो वो चिपकेगा नहीं अच्छे से। क्रिस्टल वॉयलेट चिपकेगा नहीं, तो क्रिस्टल वॉयलेट नहीं चिपकेगा, तो वॉशिंग वाले स्टेप में क्रिस्टल वॉयलेट धुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आके चिपक जाएगा, रेड डाई चिपक जाएगी आके। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारा पेप्टिडोग्लिकन का लेयर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ ऊपर पेप्टिडोग्लिकन का लेयर है। तो पेप्टिडोग्लिकन से कौन जुड़ता है? क्रिस्टल वॉयलेट जुड़ता है। क्रिस्टल वॉयलेट जुड़ता है तो क्या होता है, पर्पल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस किए थे कि मीडिया कितने तरह के होते हैं।
मीडिया सपोर्टिव मीडिया होता है, एनरिचमेंट मीडिया होता है, सिलेक्टिव मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया होता है, ठीक है। 4 तरह के मीडिया ही पढ़ो आप, ठीक है। मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम कैटेगराइज करके यहाँ पर रख दिया है, सपोर्टिव, एनरिचमेंट, सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। सपोर्टिव क्या है? नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, जो मतलब ऐसे घर में, मैंने एग्जांपल बताया था, घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी कुछ नहीं खाते, ठीक है, और कभी कभी बहुत पिक करके खाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाय की तरह होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, उनको जो भी दो वो चर लेते हैं। तो सपोर्टिव मीडिया है वो इसी तरह का मीडिया है, वो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करता है। नॉन फास्टिडियस मतलब जो भी चर ले, ठीक है, कुछ भी चर लेता है, कुछ भी चर के सर्वाइव कर लेता है, वो क्या होता है? नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। कुछ भी चर के सर्वाइव कर लेता है, वो क्या है? हमारा नॉन फास्टिडियस मेंबर है फैमिली का। फैमिली में ऐसा मेंबर जो कुछ भी खा के सर्वाइव कर ले, वो क्या होता है? नॉन फास्टिडियस मेंबर होता है। नॉन फास्टिडियस मतलब उसकी खुद की कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एग्जांपल था न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार तो यार बेसिक मीडिया है ना, ठीक है, ये तो कुछ भी है ना बस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फिर एनरिचमेंट मीडिया आ जाता है। एनरिचमेंट मीडिया है, फिर उसमें क्या है, कुछ ग्रोथ फैक्टर ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड है, विटामिन है, यीस्ट है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है। अब घर में कुछ साहब ज़्यादा होते हैं, उनको चाहिए पनीर, ठीक है, उनको चाहिए खुम्बा, उनको चाहिए अलग अलग राजमा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए होता है राजमा, ठीक है, और कुछ कुछ चाहिए होता है, कुछ लोगों को चाहिए होता है चिकन चाहिए होता है, कुछ लोगों को मटन चाहिए होता है, कुछ लोगों को फ़िश चाहिए होती है। और फिश में भी वैरायटी होती है कि भाई मेरे को ये वाली फ़िश चाहिए, वो वाली फ़िश चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? फास्टिडियस लोग होते हैं। ऐसे वैसे लोग क्या होते हैं? फास्टिडियस लोग होते हैं। जो फास्टिडियस लोग होते हैं उनके लिए एनरिचमेंट मीडिया होता है, ठीक है। उनको ब्लड, विटामिन और यीस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह मिला के दिया जाता है। उसमें कौन कौन से एग्जांपल है? ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार है। उसके बाद है हमारे पास बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट BCYE, ठीक है, BCYE, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या है? कुछ एक बैक्टीरिया की वो ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, बाकी सारे बैक्टीरिया को मार डालेगा। उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव बोलते हैं। सिलेक्टिव क्या बोलते हैं? कुछ को सिलेक्ट करेगा, बाकी सारे को मार डालेगा। क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डाई होती है, बाइल सॉल्ट होता है, अल्कोहल होता है, एसिड एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स कुछ बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, बाकी सारे बैक्टीरिया को मार देने के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? बाकी जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया होता है उन सबको मार देता है, ठीक है। कोलंबिया कोलिस्टिन नैलिडेक्सिक अगार CNA जो है उसमें भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। EMB ईओसिन मिथिलिन ब्लू, इसमें भी होते हैं काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स। मैकोंकी में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलेक्टिव बना देती हैं मैकोंकी को, ठीक है। और उसके बाद हेक्टन एंटेरिक मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? XLD जाइलोज़लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार। उसके बाद है हमारे पास थेयर मार्टिन, ठीक है। थेयर मार्टिन निजेरिया के लिए होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ऐसा अब नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी ना, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलोगे तो नेक्स्ट 2-3 जो स्लाइड्स आने वाली हैं, इनमें आप अगर अच्छे से रुक के रट लेते हो चीज़ें, तो मीडिया का नाम लेते ही आपको बैक्टीरिया सामने दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स देखते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस TSA, स्टेफाइलोकोकस TSA क्या है? ट्रिप्टिक सोए अगार, ट्रिप्टिक सोए अगार में सिरेशिया, स्टेफाइलोकोकस TSA में और सिरेशिया TSA में, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? स्टेफाइलोकोकस TSA में अगेन BCYE, ठीक है, BCYE बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बफर चारकोल मतलब क्या होता है? ब्लैक होता है, तो ये देखा ब्लैक, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद रात को नींद नहीं है यार अच्छे से, इसलिए थोड़ा अभी आलस सा आ रहा है। और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट अगार पे कौन कौन से? चॉकलेट यार, जहाँ पे भी आपको चॉकलेट अगार सुने, ठीक है, दिखे, आपने 2 बैक्टीरिया का नाम लेना है फटाफट। 2 नहीं तो 1 का नाम तो लेना ही है, फटाफट आप बोल दो, ठीक है। 2 नहीं तो 1 बैक्टीरिया का नाम तो आपने लेना ही लेना है। कौन से बैक्टीरिया हैं वो? हीमोफिलस एंड निजेरिया, ठीक है। उसके बाद CNA, जहाँ भी CNA की बात आएगी वहाँ ग्राम पॉजिटिव की बात होगी। CNA मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का भाई, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बचाएगा। कोलिस्टिन नैलिडेक्सिक अगार, ये ग्राम पॉजिटिव का बहुत बड़ा वेल विशर है,
CNA ग्राम पॉजिटिव का वेलविशर है, ये याद रखनी है। कोलंबिया CNA अगार, इसमें कौन सी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं? ग्राम नेगेटिव। और मैकोंकी किसका हितैषी है? मैकोंकी है ग्राम नेगेटिव का हितैषी। मैकोंकी क्या है? ग्राम नेगेटिव का हितैषी है। और कोलंबिया CNA जो कोलिस्टिन नेलेटैक्सिक अगार है, ये किसका हितैषी है? ग्राम पॉजिटिव का। और मैकोंकी किसका हितैषी है? ये है ग्राम नेगेटिव का हितैषी है, ठीक है। उसके बाद ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार, EMB अगार, ठीक है। ईओसिन मिथिलिन ब्लू इकोलाई, ऐसी ग्रोथ आती है। ईओसिन मिथिलिन ब्लू सूडोमोनास एरोजिनोसा, ऐसी ग्रोथ आती है, ठीक है। और ये ब्लैंक प्लेट दिखा रखी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद लैक्टोज फर्मेंटर इकोलाई, ये किस पे है? मैकोंकी पे है ये सारी ग्रोथ। NLF नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कुछ इस तरीके से दिखता है। LF लैक्टोज फर्मेंटर कुछ पिंक दिखता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी प्लेट्स अलग अलग ग्रोथ के साथ। हेक्टन एंटेरिक अगार जो है हमारे पास, वो इस तरीके से ग्रोथ शो करता है। क्लेबसेला है वो लाल होता है हेक्टन एंटेरिक में। और माइक्रोकोकस जो है वो ग्रीन दिखता है। शिगेला जो है वो इस तरीके से दिखता है हेक्टन अगार में। और साल्मोनेला जो है वो इस तरीके से दिखता है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छे से देख लीजिए ये क्या है? हेक्टन एंटेरिक अगार में ये सारे इस तरीके से दिखते हैं। शिगेला XLD में ऐसा दिखता है। और साल्मोनेला ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। शिगेला, साल्मोनेला। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे, ये जो मैंने बोल रहा था ना आपको, ऐसी स्लाइड आएगी सामने स्लाइड देखिए, आपको एकदम बैक्टीरियाज क्लिक करेंगे। शीप ब्लड अगार नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि शीप ब्लड अगार में कुछ ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं होता, या फिर सिलेक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे पास यह क्या है? नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे। चॉकलेट अगार, हीमोफिलस एंड निजेरिया, मैंने बोला था ना पीछे आपको स्लाइड दिखाई थी कि चॉकलेट का नाम जब आएगा तो क्या आएगा? 2 आएंगे, ठीक है। हीमोफिलस एंड निजेरिया, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे क्या मिल जाता है? ये देखिए, हीमोफिलस एंड निजेरिया, चॉकलेट अगार में हीमोफिलस एंड निजेरिया। CNA, जब CNA की बात आएगी, ग्राम पॉजिटिव की बात आएगी, मैंने आपको बताया था। फिनाइल PEA, फिनाइल इथाइल अल्कोहल अगार, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड एनारोबिक GNR, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप A सिलेक्टिव यह अगार, ठीक है, SSA भी इसको बोलते हैं। तो ये ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई को ही हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट करके लाता है, ये सिलेक्टिव तरीके का है। और ये कोड वर्ड क्या लिखे हैं? एनरिचमेंट डिफरेंशियल, एनरिचमेंट सिलेक्टिव डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ईओसिन मिथिलिन ब्लू EMB और मैकोंकी, ये दोनों कैसे हैं? एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को ये हमारे पास सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट एंड डिफरेंशिएट करते हैं। मैकोंकी और EMB ये दोनों किस तरह के हैं? सेम टाइप के हैं क्या? बिल्कुल, बोलो मेरे साथ। मैकोंकी और EMB दोनों सेम टाइप के हैं क्या? एंटेरिक GNR मतलब ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, GNR का मतलब क्या होता है? GNR का मतलब होता है ग्राम नेगेटिव रॉड्स, और रॉड्स को हम क्या बोलते हैं? बैसिलाई। बात समझ में आ रही है क्या? EMB और साथ में कौन सा था? याद कर लो, EMB और मैकोंकी। EMB मैक ये दोनों एक साथ के हैं, मैक-EMB एक साथ के हैं, ठीक है। बात समझ आ गया? हेक्टन एंटेरिक ये किसके लिए है? साल्मोनेला एंड शिगेला के लिए है। XLD साल्मोनेला शिगेला के लिए है। साल्मोनेला शिगेला के लिए एक स्पेशल मीडिया भी है, ठीक है। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव के लिए ये हमारा साल्मोनेला एंड शिगेला के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? और डीऑक्सीकुलेट सिट्रेट अगार, ये भी साल्मोनेला शिगेला के लिए ही है, ठीक है। साल्मोनेला शिगेला के लिए बहुत सारे मीडिया यहाँ पर आपको पता लग गए हैं। हेक्टन एंटेरिक XLD मेन कौन से हैं मैं आपको टिक कर देता हूँ। मेन कौन से हैं मैं आपको टिक कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या?
बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं निजेरिया गोनोरिया की। निजेरिया गोनोरिया अगेन ये रानी है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी की रानी है ये। इसको बहुत प्यार से हम लोग डील करते हैं, प्यार से डील करते हैं। तो इसको ट्रांसपोर्ट मीडियम के लिए अलग मीडिया, जैम्पैक प्लेट्स, ठीक है, और ग्रोथ मीडियाज जो हैं वो इतने सारे हैं। मॉडिफाइड थेरमार्टिन, वीकोनाइट्री मैंने इसका निमोनिक बनाया है कि थेरमार्टिन में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये है वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, नाइस्टेटिन, उसके बाद ट्राइमेथोप्रेम, ये सारे होते हैं। इंक्रीज CO2 पे ही ये इस रानी को हम लोग कल्चर करते हैं। ये चारों मेथड जो हैं, पांचों मेथड जो हैं, सब में इंक्रीज CO2 में ही, मतलब कैप्नोफिलिक कंडीशन में ही इसको ग्रो करता जाता है। मार्टिन लुइस मीडियम है, ये लगभग थेरमार्टिन की तरह ही हैं, पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग होते हैं। ये यीस्ट को मेनली इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद NYC, न्यूयॉर्क मीडियम जो है हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनाइटल माइकोप्लाज्मा को ग्रोथ देता है। जेनाइटल माइकोप्लाज्मा के लिए क्या है, निजेरिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? एंटीबायोटिक टू इनहिबिट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, GCLECT, ठीक है। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? फॉर ट्रांसपोर्टेशन और एंड ग्रोथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैम्पैक प्लेट मैंने आपको पीछे दिखा दी थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, ठीक है। ये हमारे पास स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में कितने मीडिया थे टोटल? हमारे पास 11 मीडिया थे। 11 मीडियाज़ में से कुछ मीडियाज़ तो सिर्फ एक बैक्टीरिया के लिए ही है, ठीक है। TLC किसके लिए था? TLC था हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। टिन्सडेल लॉफलर सिस्टीन, बात मतलब बोला करो यार, बोला करो मेरे साथ। टिन्सडेल लॉफलर सिस्टीन, ये किसके लिए है? ये है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। टिन्सडेल लॉफलर सिस्टीन, ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। टिन्सडेल लॉफलर सिस्टीन, ठीक है। ये किसके लिए है हमारे पास? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। साल्मोनेला के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें से एक है बिस्मथ सल्फाइट अगार, ठीक है। सेफ्सुलोइडिन, एर्गाजन, नोवोसिबायासिन, ये किसके लिए है? यर्सीनिया के लिए है, रेड फ्ली के लिए है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एल्कलीन पेप्टोन वाटर विब्रियो के लिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, विब्रियो के लिए एल्कलीन पेप्टोन वाटर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद ये सब कल्चर किया जाता है किसमें? TCBS में। ये भी आपको पता होना चाहिए, TCBS में इसको क्या किया जाता है? सब कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मतलब, स्लाइड पर हाथ रख लो, ठीक है, फ़ोन पे अपने हाथ रख लो और फिर मेरे साथ बताओ कि 1 से लेकर 6 क्या क्या पढ़े आपने। TLC किसके लिए है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। TLC का मतलब क्या है? टिन्सडेल लॉफलर एंड सिस्टीन, ठीक है। उसके बाद बिस्मथ सल्फाइड किसके लिए है? बिस्मथ सल्फाइड है साल्मोनेला के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेफ्सुलोइडिन, एर्गाजन, नोवोसिबायासिन, ठीक है। CIN किसके लिए है? यर्सीनिया। शिगेलॉइड्स के लिए आप याद रखना है रख लेना, नहीं रखना है मत रखना, लेकिन यर्सीनिया के लिए याद रखना। एल्कलीन पेप्टोन वाटर आपको सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विब्रियो के लिए होता है, ठीक है। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइलसॉल्ट अगार, इसमें आपको सुक्रोज नहीं भूलना है, ये भूल जाता है सबको। सब 4 ऑप्शन आएंगे आपको। TCBS की फुल फॉर्म क्या है? नंबर A थायोसल्फेट सिट्रेट बाइलसॉल्ट अगार, ठीक है। नंबर B, उसके बाद उसमें लिखा होगा थायोसल्फेट सिट्रेट बाइसॉल्ट सुक्रोज अगार। नंबर C लिखा होगा थायोसल्फेट सिट्रेट, मतलब कुछ ऐसे ही लिखा होगा। फिर आपने टिक करके आना है सुक्रोज वाला, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या होंगे, वो सॉल्ट वाले S को S मान लेंगे इसका, ठीक है। सिलेक्टिव फॉर विब्रियो, मतलब विब्रियो के लिए TCBS, मैंने आपको पीछे ही बताया ना कि एल्कलीन पेप्टोन वाटर में करने के बाद आप सब कल्चर करते हो किसमें? TCBS में। तो आपको विब्रियो के लिए क्या याद रखना है? विब्रियो के लिए मैं यहाँ पर आपको अलग से लिख भी देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विब्रियो के लिए 2 चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 एल्कलीन पेप्टोन वाटर, नंबर 2 लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, सिंपल सी बात है, TCBS। ये क्या है? TCBS क्या है? भूलना मत यार, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइलसॉल्ट अगार। थायोसल्फेट
सिट्रेट बाइल सॉल्ट अगार। TCBS क्या है? थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट, अरे यार सुक्रोज, मैं ही बोलना भूल जा रहा हूँ तो आप लोग तो भूलोगे ही। सुक्रोज, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। बात समझ में आई क्या? विब्रियो के लिए क्या? APW मतलब एल्कलीन पेप्टोन वाटर, TCBS मतलब थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पर्ट्यूसिस के लिए 2 है, पर्ट्यूसिस के लिए 2 है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, छोटा सा ट्रिक था कि 2 है और दोनों जोड़े में है। बॉर्डेड गैंग्यू ये दोनों जोड़े में है और रेगन लोए, ये सारे ये चारों नाम बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हैं और ये दोनों नाम जो हैं वो पेयर में हैं। ठीक है, बॉर्डेड गैंगो और रेगन लोए। ठीक है, ये दोनों किसके लिए हैं? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के लिए। लेजियोनेला के लिए BCYE है, आपको मैं यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, किसके लिए है ये? अरे भैया किसके लिए है ये? अरे किसके लिए है ये? अरे भैया किसके लिए है ये? लेजियोनेला के लिए है। किसके लिए है ये? लेजियोनेला के लिए है। और ये किसके लिए है? एक सेकंड, स्टैफ ऑरियस के लिए। बात समझ आ रही है क्या? और उसके बाद ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, ये CNA ग्राम पॉजिटिव के लिए, सबको पता रहना चाहिए। CNA मतलब ग्राम पॉजिटिव, मैकोंकी मतलब ग्राम नेगेटिव। उसके बाद EMB इथिलीन इयोसिन मिथिलीन ब्लू, ये किसके लिए है? ये इकोलाई में किस तरह की कॉलोनीज होती हैं? इस तरह की कॉलोनीज होती हैं, और स्यूडोमोनास में ऐसी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद हेक्टन एंटेरिक, क्लेब्सिएला लाल, माइक्रोकोकस ग्रीन और शिगेला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी कॉलोनीज आती हैं यार, देख ही लो आप लोग एक बार। शिगेला में ऐसी कॉलोनीज आती हैं, माइक्रोकोकस, क्लेब्सिएला। ठीक है, ध्यान से देख लो यार। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया ब्लू एरो जो है साल्मोनेला है, और ये जो एरोज हैं, रेड एरो जो है वो इकोलाई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, then this is a revision video. You can go and watch the whole playlist I have made on clinical microbiology basics. ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। HBT ह्यूमन ब्लड बाइलेयर ट्विन, HBT अगार। ठीक है, ये क्या है? वेजिनेलिस के लिए है, ये बीटा हेमोलिटिक होता है कॉलोनीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह की कंडीशन में 5 तरह के बैक्टीरिया बताए थे। ये 5 तरह के बैक्टीरिया किस बेसिस पे? एरो टॉलरेंस के बेसिस पे। एरो टॉलरेंस मतलब क्या? ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर ऑक्सीजन चाहिए और कोई गैस की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, पहला केस है ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा केस है ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तीसरा केस है ऑक्सीजन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन CO2 ज़रूर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, जिसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 तरह के मीडियम में कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? एरोब बैक्टीरिया किस में ग्रो करेगा? ये O2 वाले में ग्रो करेगा। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें ग्रो नहीं करेगा। जिसमें CO2 है पर ऑक्सीजन है या नहीं पता नहीं, उसमें भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया में क्या याद रखना है आपको? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया में ये आपको याद रखना है कि हेलीमोरा में कैंप है ओमाइनाइजर। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा ये कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपके लिए थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि मेरा और कोई फंडा नहीं है यहाँ पर कुछ भी करने का। मेरा एक ही फंडा है कि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, और मेरा एक ही गोल है यहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ाने का कि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब नाइजर को डार्लिंग क्या बोल रही है, ओ नाइजर, माई नाइजर, ओ माई नाइजर, हेलीमोरा में कैंप है। हेलीमोरा में क्या है, कैंप है। तो इससे आप क्या याद कर लोगे, इससे आप याद कर लोगे क्या, क्या याद कर लोगे इससे, इससे सारे बैक्टीरिया याद कर लोगे जिनको CO2 चाहिए होती है। जिनको CO2 चाहिए होती है उनको क्या बोल, कैसे बुलाओगे, ओ माई नाइजर, हेलीमोरा में कैंप है। माई मतलब माइकोबैक्टीरिया, नाइजर मतलब निजेरिया, हेली मतलब हेलिकोबैक्टर पाइल, ये देखो ना हेलिकोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद मोरक्जेला, ठीक है। कैम्पाइलोबैक्टर, HAE, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलो मेरे साथ, ओ माई नाइजर, हेलीमोरा में कैंप है। ओ माई नाइजर, हेलीमोरा में कैंप है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी रिवीजन मैंने आपकी करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हीमोलिटिक, मतलब ये जो कोई भी हीमोलिसिस होता है, ये ब्लड अगार की प्लेट के ऊपर, वो 3 तरह का होता है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पूरी माइक्रोबायोलॉजी फटाफट निपटा देंगे, और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं लाइव बना के दिखाऊंगा, सारे इसी मटेरियल में से बनेंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही। यू कैन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स कंटिन्यू प्रतिज्ञा बैच फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, एंड उस वीडियो में बहुत सारा आपके लिए धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि और भी माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। टिल देन ओके, बाय बाय, करते रहिए अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।